Hello everyone. Myself Manju Ganda, Assistant Professor in Commerce, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। आज का हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपका 6 सेमेस्टर का थर्ड पेपर है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट समझने से पहले हम ये जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। सबसे पहले हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर इज ऑर्डिनरी कॉल्ड ए बिजनेसमैन। ही इज ए पर्सन who combines capital for the production। तो एंटरप्रेन्योर नॉर्मली एक बिजनेसमैन को कहते हैं। बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स हमने पढ़ा हुआ है, मैन, मनी, मशीन्स, इन सबको वो कंबाइंस करता है फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए। ही ऑर्गेनाइजेस एंड मैनेज ए बिजनेस यूनिट एज्यूमिंग द रिस्क फॉर प्रॉफिट। वो क्या करता है, एक बिजनेस यूनिट स्टार्ट करता है, उसको मैनेज करता है और उससे जुड़ा जितना भी रिस्क है वो उस रिस्क को बियर करता है, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। Thus, in simple words, an entrepreneur is a business person who not only conceives and organizes ventures but also frequently takes risks of doing so to give practical shape to his idea। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक वो बिजनेस पर्सन, एक बिजनेसमैन होता है जो कि एक नया बिजनेस, एक वेंचर मतलब एक नया बिजनेस शुरू करने के आइडिया को कंसीव करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए फ्रिक्वेंटली वो रिस्क बियर करता है ताकि वो अपने बिजनेस को, अपने आइडिया को प्रैक्टिकल शेप दे सके। दस एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन वो क्रिएट एन एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योर क्या हुआ, वो एक पर्सन है जो कि एक एंटरप्राइज क्रिएट करता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, एक बिजनेस खड़ा करता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंटरप्राइज इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो प्रोसेस जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एक बिजनेस बनता है या एक एंटरप्राइज क्रिएट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर में पहली डेफिनेशन हम करेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं पीपल फॉल इनटू थ्री कैटेगरी। जो लोग हैं वो तीन कैटेगरीज में आते हैं। पहले कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में कौन से लोग होते हैं, दोज हु मेक थिंग्स हैपन। वो लोग जो काम करते हैं, यानी वो आइडिया जनरेट करते हैं, आइडिया क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, उस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए रिस्क लेते हैं, उसको करने के लिए जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं उसे असेंबल करते हैं और अपने आइडिया को वास्तविकता का रूप देते हैं। सेकंड कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, दोज हु वॉच थिंग्स हैपन। वो लोग आते हैं जो दूसरे लोगों को काम करते हुए देखते हैं, यानी वो देखते हैं कि कोई काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सिर्फ वॉच करते हैं। थर्ड कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, दोज हु आर लेफ्ट टू आस्क व्हाट डिड हैपन। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं, जो बचे हुए लोग हैं वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जो सिर्फ बातें करते हैं कि क्या काम हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उनको सिर्फ बातें करनी आती हैं। तो जनरली एंटरप्रेन्योर फॉल अंडर द फर्स्ट। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है उस कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, यानी बिजनेसमैन आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू जोसेफ ए स्कैम्पीटर। जोसेफ ए क्या कहते हैं, एन एंटरप्रेन्योर इज वन वो इनोवेट। एंटरप्रेन्योर कौन है, जो इनोवेशन करता है, रेज मनी, अपनी इनोवेशन को, अपने आइडिया को एक्चुअल रूप देने के लिए, वास्तविक रूप देने के लिए मनी रेज करता है। असेंबल इनपुट, काम को करने के लिए जितने भी इनपुट चाहिए उन सारे इनपुट को, उन सारे साधनों को वो इकट्ठा करता है। एंड सेट द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग विद द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी विच अदर आर नॉट एबल टू फुलफिल। तो एंटरप्रेन्योर क्या हुआ, जो इनोवेट करता है, आइडिया जनरेट करता है, मनी रेज करता है, इनपुट को असेंबल करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है, यानी एक एंटरप्राइज बनाता है, एंटरप्राइज क्रिएट करता है और मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है
उन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है जिसका फ़ायदा कोई और उठाने के लिए अभी एबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर या विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले आ जाता है हार्ड वर्क। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें हम आएगा हार्ड वर्क, मेहनती। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो नॉर्मली बहुत हार्ड वर्कर होता है, बहुत मेहनत करने वाला इंसान होता है। वो हमेशा बिजी रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करने में, यानी अपने बिजनेस से जुड़े जो काम हैं उन कामों को वो करने के लिए बिजी रहता है। वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, वो हाईली मोटिवेटेड पर्सन होता है। वो ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिस्क उठाता है। उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। वो अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए एफर्ट्स करता है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स में क्या आएगा कि जो एंटरप्रेन्योर है वो थिंकर होता है, वो प्लानिंग करता है, वो सोचता है, वो प्लान करता है, वो काम करता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो है, एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, फैक्टर हैं, पीपल हैं, मशीन्स हैं, मनी हैं, इन सबको वो असेंबल करता है, उनको इकट्ठा करता है, उनको इस ढंग से ऑर्गेनाइज करता है कि वो अपने बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके, अपने बिजनेस को शुरू कर सके। थर्ड आ जाता है फोरसाइटेड। फोरसाइटेड यानी दूरदर्शी होता है। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकता है। फ्यूचर को फोरकास्ट करके अपने सारे डिसीजन वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग लेता है। यानी उसको लगता है कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है तो वो उसे फोरकास्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस में प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा देगा। नेक्स्ट है एबल टू कम्युनिकेट। एबल टू कम्युनिकेट, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, बिजनेस का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसे पता होता है कि किसी भी बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, ह्यूमन बीइंग है। यानी ह्यूमन एलिमेंट किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मशीनें जो हैं बिजनेस की वो ऐसे की ऐसे पड़ी रह जाएंगी यदि उनको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे। मटेरियल भी अकेला किसी काम का नहीं है। तो जो नॉन लिविंग एलिमेंट हैं बिजनेस के, वो यूजलेस हैं जब तक कि उसमें ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। यानी जब तक इंसान काम नहीं करेगा तब तक मशीनें और जो मटेरियल है वो बिल्कुल वेस्ट है। तो किसी भी ह्यूमन एलिमेंट को काम लेने के लिए, ह्यूमन एलिमेंट से काम लेने के लिए उसके साथ सक्सेसफुल रिलेशन डेवलप करने पड़ेंगे। और कम्युनिकेशन जो है वो की है सक्सेसफुल रिलेशन बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारे जो भी क्लाइंट हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे। बिजनेस के क्लाइंट, बिजनेस के जो वर्कर्स हैं वो क्या हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। वो हमारे बिजनेस को बना भी सकते हैं, वो हमारे बिजनेस को बिगाड़ भी सकते हैं। यानी उनकी मदद से ही हमारा बिजनेस सक्सेस हो सकता है, उनकी वजह से ही हमारा बिजनेस फेल हो सकता है। तो उनके साथ हमें कम्युनिकेशन हमारी प्रॉपर होगी तो उनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे बिल्ट रहेंगे। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर एक कम्युनिकेशन की एबिलिटी भी होती है। नेक्स्ट आता है इसमें कैटलिस्ट ऑफ चेंज एंड लव्स न्यू आइडियाज। जो एंटरप्रेन्योर है उसको चेंज पसंद होते हैं, यानी वो चेंज लाने के लिए तत्पर रहता है। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहता। वो नए आइडियाज़ को हमेशा एक्सेप्ट करता है। वो नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उसका माइंड हमेशा ओपन रहता है। उसको पसंद आते हैं नए आइडियाज़। नेक्स्ट है इसमें डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस को या एंटरप्राइज को बनाता है, उसको क्रिएट करता है। उसकी जो डिटर्मिनेशन लेवल है
वो हाई लेवल का होता है, इंटेंस लेवल ऑफ उसका डिटर्मिनेशन होता है। उसके अंदर डिज़ायर होती है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके रास्ते में, यानी वो अपना बिजनेस यूनिट जब शुरू कर रहा है तो उन प्रॉब्लम्स को, उन हर्डल्स को क्रॉस करने की उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। वो किसी भी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए उसकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होती है। उसके अंदर हाई लेवल की कमिटमेंट होती है, जिसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर बहुत मेहनत करता है अपने बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए। नेक्स्ट है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, नई नई चीज़ें करने के लिए, जो प्लान बनाया है उसको वास्तविकता का रूप देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर कभी भी तभी कामयाब हो सकता है यदि वो अपने प्लान को एक्चुअल में वास्तविक रूप देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, काम करता है, प्रॉपर केयर देता है, अटेंशन देता है। यानी वो सिर्फ एक ओनर की तरह ही काम नहीं करता, वो पूरी उत्साह के साथ अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो है जिसके अंदर आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस किसी भी एंटरप्रेन्योर का एक हॉलमार्क होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका खुद के ऊपर विश्वास होता है, वो हमेशा दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं रखता। यानी उसको दूसरों पे विश्वास तो होता है लेकिन सिर्फ दूसरों के भरोसे रह के वो काम नहीं करता, ना ही वो अपने भाग्य के भरोसे रहता है, वो आत्मविश्वास के साथ काम करता है। नेक्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रबल इच्छा होती है कामयाब होने की। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करता है और उन गोल को अचीव करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर वो अपने अंदर हमेशा जलाए रखता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडाप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडाप्टेबिलिटी क्या होगा कि जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर इतनी ये एबिलिटी होती है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ वो चेंज हो सके, यानी फ्लेक्सिबल होता है वो। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वो अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करता जाता है, वो अपने बिजनेस में चेंजेज लाता रहता है। इसके साथ साथ उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि किसी भी तरह की सिचुएशन को वो अडाप्ट कर सके, ग्रहण कर सके। नेक्स्ट है इसमें क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन में क्या आएगा कि एक एंटरप्रेन्योर इनिशिएट करता है क्रिएटिविटी के प्रोसेस को। एंटरप्रेन्योर का जो फर्स्ट स्टेप है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, सबसे पहले एक आइडिया क्रिएट करना, उस आइडिया को एक्चुअल में लागू करने के लिए आगे काम करना, प्रोसेस करके उसको एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना एंटरप्रेन्योर का काम है। तो क्रिएटिविटी उसके माइंड में होनी चाहिए, तभी वो नए नए आइडिया जनरेट कर पाएगा, तभी वो नई नई तरह की इनोवेशन कर पाएगा। नेक्स्ट है वेलफेयर फॉर ऑल। जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना बिजनेस सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं करता, बल्कि वो वेलफेयर फॉर ऑल यानी वो सोसाइटी के बारे में भी सोचता है। वो अपने बिजनेस को कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए भी यूज़ करता है। जब वो अपना बिजनेस शुरू करने की बात सोच रहा है तो वो कंज्यूमर का वेलफेयर भी सोचेगा, गवर्नमेंट का वेलफेयर भी सोचेगा और सोसाइटी का वेलफेयर भी सोचेगा। तो उसके माइंड में जो भी बिजनेस आइडिया है वो ऑल ओवर द सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए वो अपने बिजनेस को शुरू करेगा। नेक्स्ट है लीडरशिप कैपेबिलिटी। लीडरशिप कैपेबिलिटी में क्या आएगा, कोई भी एंटरप्रेन्योर तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, कोई भी बिजनेसमैन तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक उसके अंदर लीडरशिप की कैपेबिलिटी नहीं हो। यानी लीडरशिप की क्वालिटी यदि उसके अंदर नहीं है तो वो एक परफेक्ट टीम नहीं बना पाएगा। इसके अलावा यदि उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है तो जो लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं वो उनसे काम नहीं करवा पाएगा। तो जो बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है उसको सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं रहना,
उसको सिर्फ खुद ही काम नहीं करना, बल्कि उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करके उनसे भी काम करवाना है। ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा यदि उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर कभी भी कोई भी डिसीजन अपनी इंट्यूशन के आधार पे या अपनी गट फीलिंग के आधार पे नहीं लेता। डिसीजन लेने से पहले वो पूरा डाटा इकट्ठा करता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद वो उसका एनालिसिस करता है, उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है। तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन की एक मेन क्वालिटी है। नेक्स्ट है एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड क्या है कि एक जो बिजनेसमैन है उसका माइंड ऐसा होना चाहिए जो हर सिचुएशन का पहले एनालिसिस करे, उसके बाद उसके अंदर से डिसीजन ले, ताकि वो सही समय पे सही डिसीजन ले सके। तो एक जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस की हर एक्टिविटी को अच्छे से स्टडी करता है, उसको एनालिसिस करता है, तभी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना पाता है। नेक्स्ट आएगा कर्जियस एंड टेक्टफुल, साहसी। एक बिजनेसमैन को साहसी होना चाहिए। जितने भी बिजनेस हैं, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। रिस्क लेने के लिए बिजनेसमैन को साहसी होना ही पड़ता है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का ये एक मेन क्वालिटी है। नेक्स्ट है नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क। ये हम पहले भी कर चुके हैं। एक बिजनेसमैन जोखिम लेने से नहीं डरता, क्योंकि बिजनेसमैन को पता है कि बिजनेस के साथ साथ रिस्क एसोसिएट है ही, तो रिस्क लेने से वो कभी भी नहीं डरता। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड। बिजनेसमैन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है सक्सेसफुल होने की। लास्ट ऑप्टिमिस्टिक। एक बिजनेसमैन हमेशा आशावादी होता है। मान लो वो किसी अपने बिजनेस में फेल हो गया या उसका कोई प्लान उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो उस फेलियर को भी वो पॉजिटिव वे में लेगा, उससे सबक लेगा और अपने उस एक्सपीरियंस को, फेलियर से जो उसे एक्सपीरियंस मिला, उस एक्सपीरियंस को वो अपने फ्यूचर में अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए यूज करता है। ठीक है, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक बिजनेसमैन को कौन कौन से काम करने होते हैं। सबसे पहले इनोवेशन। इनोवेशन मेन फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। इनोवेशन में क्या किया जाता है। इन्वेंशन एंड इनोवेशन दो अलग अलग टर्म है। इन्वेंशन तो होता है कि समटाइम जब किसी ने पहली बार किसी की खोज की, जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की, वो इन्वेंशन होगी। इनोवेशन क्या होगा कि पहले ही जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं उन प्रोडक्ट के नए नए यूजेस देखना, वो इनोवेशन आ जाएगी। तो एक एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेटर होता है। वो ये देखता है कि मार्केट में जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, उनको कैसे और यूज़फुल बनाया जा सकता है, या मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल हैं सक्सेसफुल बिजनेस खोलने के लिए। तो वो एक इनोवेटर होता है, सबसे पहले उसका काम इनोवेशन करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग द आइडियाज़। आइडेंटिफाइंग एंड जनरेटिंग द आइडियाज़ में क्या होगा कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका क्रिएटिव माइंड होता है। वो आइडियाज़ क्रिएट करता रहता है। जैसे ही उसके माइंड में कोई आइडिया क्रिएट होता है तो वो अपनी मैनेजरियल और इनोवेटिव स्किल्स को यूज़ करता है ताकि उन आइडियाज़ को वो वास्तविक रूप दे सके। उसका जो माइंड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, क्योंकि वो इनोवेटर है, उसका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। और एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, यानी वो समस्याओं का समाधान करने वाला होता है। वो प्रोडक्शन के नए नए मेथड को की खोज करता है। इसके अलावा वो नए प्रोडक्ट की खोज करता है। इसके अलावा वो क्या करता है, जो प्रोडक्ट प्रेजेंटली अवेलेबल है मार्केट में उनके नए नए यूजेस खोजता है। नेक्स्ट आ जाता है स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। स्कैनिंग द एनवायरनमेंट में क्या आएगा।
स्कैनिंग द एनवायरनमेंट में क्या आएगा कि जब आपने एक बार एक आइडिया जनरेट कर लिया, आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग में क्या किया जाता है? हम ये देखते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, डेमोग्राफिक और इंटरनेशनल जो फैक्टर्स सराउंड करते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को, यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के आसपास का उसका माइक्रो और मैक्रो लेवल का जो एनवायरनमेंट है उसकी स्कैनिंग की जाती है, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है वो किसी भी बिजनेस की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी। अंडरटेकिंग फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है कि एक बार हमने आइडिया जनरेट कर लिया, फिर एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो आइडिया है वो फिजिबल भी है या नहीं है, यानी वो पॉसिबल है या नहीं है, क्या हमारा आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है। फिजिबल स्टडी से हमें पता लगता है कि क्या हम अपने आइडिया को सक्सेसफुली वास्तविकता में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। फिजिबिलिटी स्टडी में हम डिटेल में ये स्टडी करते हैं कि जब हम अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे यानी लागू करेंगे, तो उसके दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ताकि उनका सॉल्यूशन हम पहले से ही सोच लें। तो फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद हम क्या करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का नेक्स्ट काम क्या है कि जब उसने एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया, सबसे पहले उसके माइंड में आइडिया आ गया, उसके बाद उस आइडिया को जनरेट करने के बाद उसने माइक्रो और मैक्रो लेवल के एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया, और उसके बाद उसने ये देख लिया कि क्या उसके आइडिया को एक्चुअल में लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लागू किया जाएगा तो उसमें कौन कौन सी समस्या आएंगी, उन समस्याओं का क्या क्या समाधान हो सकता है, ये उसने फिजिबिलिटी स्टडी में कर लिया। तो जब उसने सारा कुछ सोच लिया तो अब वो क्या करेगा? एक्चुअल में एक बिजनेस प्लान को डेवलप करेगा और अपने बिजनेस के उद्देश्यों को निर्धारित करेगा, यानी बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। तो बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो ये डिस्क्राइब करता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए किन किन स्ट्रेटजीज पे काम किया जाएगा। तो बिजनेस ये रिटन जो डॉक्यूमेंट है इसमें ये बताया जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज के बारे में बताया जाएगा कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाएगा, उसे कैसे चलाया जाएगा। इसके साथ साथ जो बिजनेसमैन है वो इसमें अपने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी बिल्कुल क्लियर टर्म्स में लिख देगा कि उसने अपना बिजनेस किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्टार्ट किया है, ताकि उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। जितने भी बिजनेसमैन हैं अपने बिजनेस को जब वो स्टार्ट करते हैं तो उनको पता होता है कि हर बिजनेस के साथ रिस्क एसोसिएट है, चाहे वो टाइम का रिस्क है चाहे वो मनी का रिस्क है। तो एक एंटरप्रेन्योर हाँ रेडी रहता है रिस्क लेने के लिए, ताकि वो अपने जो आइडियाज़ हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। कुछ रिस्क इंश्योरेबल होते हैं, कुछ रिस्क नॉन इंश्योरेबल होते हैं। जैसे नया आइडिया जब आपके दिमाग में आया, उस आइडिया को लेके आप बिजनेस शुरू करते हो और वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। यदि वो नहीं होगा तो उसमें एक रिस्क एसोसिएट है, इस रिस्क का इंश्योरेंस नहीं होता। तो यानी यदि आइडिया फेल हो जाता है तो एंटरप्रेन्योर को वो जो रिस्क है, लॉस है, वो खुद ही बियर करना पड़ेगा, वो किसी के साथ उसे शेयर नहीं कर सकता। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसी भी बिजनेसमैन का। नेक्स्ट है मैनेजिंग ऑफ फंड्स। जब बिजनेसमैन ने एक बिजनेस प्लान को डेवलप कर लिया, उससे रिलेटेड जो रिस्क है उसको सहने के लिए वो रेडी हो गया, तो अब वो क्या करेगा? फंड मैनेज करेगा, यानी वो फंड इकट्ठा करेगा। फंड कैसे इकट्ठा करेगा? उसका फंड को मैनेज करना मेन फंक्शन है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी फाइनेंस के ऊपर या पैसे के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इसलिए किसी भी बिजनेसमैन की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फंड को जनरेट करे, चाहे वो इंटरनली जनरेट करे चाहे वो एक्सटर्नली जनरेट करे। तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, अपने फंड्स को, पैसे को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब पैसा आने के बाद उसका नेक्स्ट काम होगा प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल। वो क्या करेगा? मशीन्स परचेज करेगा, मटेरियल परचेज करेगा,
प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल वो कहाँ से परचेज करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा, यानी यहाँ भी वो स्टडी करेगा, वो मार्केट रिसर्च करेगा, वो देखेगा कि उसे चीप और रेगुलर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से मिल सकता है, ताकि वो अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर सके और मार्केट में जो कंपटीशन है उसको आसानी से फेस कर सके। नेक्स्ट, मशीन्स कहाँ से, जब भी वो मशीन्स परचेज करने लगेगा तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसको जो मशीन चाहिए उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या होनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। उसको ये भी देखना चाहिए कि जो मशीन्स वो परचेज कर रहा है उसकी वारंटी कितनी है, क्या आफ्टर सेल सर्विसेज उसे मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ये सारा कुछ स्टडी करने के बाद वो मशीन्स और मटेरियल को परचेज करेगा। इसके बाद वो क्या करेगा, मार्केट एनालिसिस एंड रिसर्च। फिर वो प्रॉपर एक थ्रू मार्केट एनालिसिस करेगा। वो ये देखेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में किस प्राइस पे बिकने के लिए रेडी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रमोशनल के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं। मार्केट जो रिसर्च है, मार्केट को रिसर्च एक इम्पोर्टेंट टूल है मार्केट एनालिसिस का, यानी मार्केट का एनालिसिस करेगा वो ताकि अपने प्रोडक्ट को वो पूरे मार्केट में बेच सके। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस में क्या आएगा कि वो ये निर्धारित करेगा कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फॉर्म कौन सी होगी। ये हम पहले कर चुके हैं, किसी भी बिजनेस की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा। तो ये एक लीगल कंसेप्ट है, किसी भी बिजनेस की जो ऑनरशिप है और ऑनरशिप से रिलेटेड जो उसका फॉर्म है, ये एक लीगल कंसेप्ट है जो ये बताएगा कि बिजनेसमैन या ओनर की अथॉरिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो उसे सब ये सारा कुछ करने के बाद यानी मार्केट एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद उसे ये निर्धारित करना पड़ेगा कि उसने जो अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है उसका फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा होगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर। मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर, फॉर्म ऑफ बिजनेस सेट करने के बाद वो मैन पावर को मैनेज करेगा। मैन पावर को मैनेज करने के लिए उसे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, सबसे पहले तो उसे ये एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा कि बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए उसको कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वो देखेगा कि ये जो मैन पावर है, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। उसके बाद ये देखेगा कि उनको कंपनसेशन या वेजेज कितनी दी जाएगी, सैलरी कितनी दी जाएगी। और लास्ट में वो ये देखेगा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ या जितने भी वर्कर्स या मैन पावर की उसने सिलेक्शन की है, उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरह से मैनेज किए जाएंगे, कैसे चलाए जाएंगे। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप बिजनेसमैन का एक मेन और इम्पोर्टेंट फंक्शन है। यदि एक बिजनेसमैन अच्छा लीडर नहीं है और वो जो उसके अंदर काम कर रहे वर्कर हैं उनको वो सही ढंग से गाइड नहीं कर सकता, उनसे वो सही ढंग से काम नहीं करवा सकता, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक एंटरप्रेन्योर का मेन फंक्शन है कि उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने बिजनेस के लिए। उसे डे टू डे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसके अंदर क्विक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप एक्शन। एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ेगा, उसको एक एक्शन प्लान डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो अपने बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके। यानी उसका एक प्रॉपर प्लान होगा कि उसका बिजनेस किस तरह से स्टार्टअप किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप उसको अपना प्लान बनाना पड़ेगा ताकि वो उसे इम्प्लीमेंट कर सके अपने बिजनेस प्लान को। और एंटरप्रेन्योर का जो काम है वो अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने पे ही ख़त्म नहीं हो जाता, उसे टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी बिजनेस में काम हो रहा है, वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। उसे इवेल्युएट करना पड़ेगा अपने बिजनेस प्लान को। और यदि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ उसके बिजनेस प्लान को चेंज करने की ज़रूरत है तो वो उसे भी चेंज करेगा। तो आज हमने किया, अब तक जो हमने किया उसमें हमने किया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर,
डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर हमने किया, इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर किया, नेचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर किया, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर किया। अब हम देखेंगे कि आज जो हमने किया उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर से आप क्या समझते हैं। गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए। सेकंड क्वेश्चन बनता है इसमें, एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं लेकिन चार मेन क्वेश्चन हमारे बनते हैं। डिफाइन एंटरप्रेन्योर, राइट फोर characteristics of an entrepreneur, write four functions of an entrepreneur, and define innovation and risk bearing। ठीक है, थैंक यू।